Hello friends, welcome to the current affair discussion. Today we are going to discuss the current affairs from 29th Feb to 3rd March. जो भी हमारे important current affairs है वो देख लेंगे. बहुत सारे आज articles है that are important for prelims और mains perspective. So आप pause करके ये सारा index देख सकते हैं. Drug recovery, vertical devolution, गगनयान mission, 10,000 genome project बहुत important prelims mains के लिए, nuclear से related agreements and all सब discuss करेंगे. आप list देख सकते हैं. I'll get directly into the discussion to save some time. ठीक है. So first topic है in India's highest ever drug bust, 3,300 kgs of narcotics seized from the boat of Gujarat coast. ठीक है. ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है, स्पेशली फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब. हम पंजाब पीसीएस की तैयारी में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो हमें पंजाब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. सो अब आप ये लेटेस्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं कि मरीन रूट से भी अब ड्रग्स जो हैं इंडिया की अंदर आ रहे हैं. वैसे ये फर्स्ट इंस्टेंस नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार कोस्टल एरियाज में पकड़े गए हैं ऐसी ड्रग ट्रैफिकिंग के इंस्टांसेस, बट दिस इज वन लेटेस्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर्स. ठीक है. सो इसको लिख के रखो, हाईएस्ट एवर ड्रग सीजर एट द गुजरात कोस्ट. ठीक है, जिसमें 3,300 kgs का ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा गया है. राइट. अब मैंने ये पूरी ड्रग ट्रैफिकिंग पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी जनवरी लास्ट ईयर में कवर की थी, तो आप जनवरी लास्ट ईयर की कंपाइलेशंस और वीडियो डिस्कशन देख सकते हैं टू नो मोर. ठीक है. ये हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, उसमें ये डिटेल टॉपिक कवर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सोशल इशूज़ या ऐसे के पर्सपेक्टिव में एक पूरा कंप्लीट पंजाब पीसीएस में आप ऐसे ड्रग ट्रैफिकिंग पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो ये कंपाइलेशन आपको हेल्प करेगी उसको आंसर करने में. ठीक है. ये एग्जाम्पल उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा टू मेक योर आंसर मोर डायनामिक एंड करंट बेस्ड. राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, वर्टिकल फंड डेवल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलिटी का, फेडरलिज्म का, फिजिकल फेडरलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जिन्होंने बेसिक पॉलिटिक पढ़ी है दे विल अंडरस्टैंड इट बेटर. बाकी जो है क्लासेस लगाने के बाद आपको और ज़्यादा समझ आएगा. सो अब देखिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही फंड्स इकट्ठे करते हैं. जो सेंट्रल फंड इकट्ठा करती है उसको उसमें से कुछ शेयर अपना स्टेट्स के साथ भी शेयर करना पड़ता है. ये कितना शेयर करेंगे, वो कितनी अमाउंट में किस स्टेट के साथ कितना शेयर होगा, ये सब कैसे पता चलता है? आपकी फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 के अंडर आपकी बॉडी बनी हुई है, दैट गिव्स द फॉर्मूला फॉर डिवीजन ऑफ दीज रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. इसीलिए आप देखिए हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन का गठन होता है. एंड वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास कि अब 16th फाइनेंस कमीशन का फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है. ठीक है. नेक्स्ट 5 years की रिकमेंडेशंस देने के लिए 16th फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दी है. तो उसी कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है कि इंडिया में सेंटर टू स्टेट फंडिंग तो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है कि कितना टैक्स का पूल डिविजिबल होगा, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स सेंटर जो है स्टेट को देगी. राइट. ऑल ऑफ दिस इज डिसाइडेड बाय योर फाइनेंस कमीशन. बट इसमें, इस डेवल्यूशन में, इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप कह सकते हैं काफ़ी सारे इश्यूज हैं. 2 इश्यूज जो इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए वो मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ. सबसे पहले और सबसे प्रोमिनेंट इशू आज का है द यूज ऑफ सेसेस एंड सरचार्जेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. देखिए, सेस और सरचार्ज आपने इकोनॉमी के एरिया में पढ़ा होगा. टैक्स ऑन टैक्स का ये कॉन्सेप्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जगह पे सेसेस लगाती है, यानी कि आप टैक्स तो पे कर रहे हो बट एडिशनल सेस या सरचार्जेस भी उस पे पे करते हो उस पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट पे. जैसे एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया हुआ है. एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन सेस लगता है. क्लेanलीनेस के लिए स्वच्छ सेस लगता है. इस तरीके से बहुत सारे सेसेस और सरचार्जेस आप पे करते हो, और ये सारे कलेक्ट करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है, कहने का मतलब है. सो आर्टिकल 270 और 271 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को सेसेस और सरचार्जेस से जितना भी पैसा मिलता है वो शेयर करना स्टेट के साथ कंपलसरी नहीं है. ठीक है. सो बाकी जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी वो तो उनको स्टेट के साथ शेयर करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनली, बट सेस और सरचार्ज में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती.
इसीलिए अब क्या इशू जनरेट हो रहा है, ये देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेसेस और सरचार्जेस का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रही है ताकि उनको कम से कम पैसा स्टेट्स के साथ शेयर करना पड़े। नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस जो है, शेयरेबल प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, वो कम रहे, ज़्यादा पैसा सेंटर के अपने हाथ में रहे अपने कामों के लिए, राइट। सो ये बहुत बड़ा इशू है। स्टेट्स कैसे काम करेंगी, स्टेट्स आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दी फंड कमिंग फ्रॉम सेंटर फॉर देयर ओन डेवलपमेंटल स्कीम्स, है ना। सो इसीलिए फिजिकल फेडरलिज्म, जिसे हम फाइनेंशियल आप फेडरलिज्म के फॉर्म में समझ सकते हो, ऑल दीज आइडियाज यू विल अंडरस्टैंड बेटर अगर आप एक बेसिक क्लास लगाएंगे। वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग आर फ्रेश बैचेस फ्रॉम मार्च, मिड मार्च। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। आई विल बी टेकिंग योर पॉलिटी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी इजीली जब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, वी विल गिव यू द डिटेल्स ऑल्सो, ठीक है। सो ये फिजिकल फेडरलिज्म का सबसे बड़ा आज का चैलेंज बन गया है, जब सेसेस और सरचार्जेस का इम्पोजिशन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम द साइड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लीविंग द स्टेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। ये बड़ा इशू है। दूसरा इशू है राइज इन टाइड ट्रांसफर्स। सो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा तो देती है बट साथ में कंडीशंस अटैच कर देती है। जी मैं हम तुम्हें एजुकेशन के लिए पैसा दे रहे हैं बट तभी पैसा देंगे जब तुम 1000 स्कूल सेटअप करोगे, तभी तुम्हें फंड डिवॉल्व किया जाएगा। या कि आपको अगर हम फंड डिवॉल्व कर रहे हैं, वी वांट यू टू मेक श्योर कि 60% ऑफ आपकी सिटीज़ जो हैं वो क्लीन हो जाए, ठीक है। तो किसी ना किसी कंडीशनलिटी को अटैच करके, टाई करके साथ में आप फंड डिवॉल्व कर रहे हैं। दे आर नॉट फ्री टू यूटिलाइज द फंड्स दैट दे आर गेटिंग। उनको या तो कोई टारगेट दिया जाएगा या स्पेसिफिक एरिया दिया जाएगा जहां पे वो स्पेंड कर सकते हैं। सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स एन इशू ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन मेकिंग इट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो ये सेकेंड इशू है। दोनों को लिख के रखो और पॉइंट्स जैसे आते रहेंगे हम नोट्स में ऐड कर लेंगे। दैट इज हाउ करंट अफेयर्स हैव टू बी यूज्ड, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दिस, ठीक है। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं। पॉलिटी का क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेरा मेंटरशिप कोर्स एंड मंथली कंपाइलेशंस हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले 1 साल की कंपाइलेशंस आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी। फुल कोर्स भी आपको अब अवेलेबल मिलेगा। किसी भी चीज़ में कोई क्वेरी हो जस्ट इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, वी विल गिव यू ऑल द डिटेल्स दैट यू नीड। 8837604500, राइट। आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में भी मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो इस पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए। यू विल गेट अ डेडिकेटेड टाइम व्हेन वी विल सिट एंड डिस्कस योर इश्यूज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गगनयान मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में आपने देखा होगा 4 इंडियन IAF ऑफिसर्स को प्रोस्पेक्टिव गगनयान मिशन में जाने के लिए चुन लिया गया है, राइट। सो थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। गगनयान मिशन क्या है? बेसिकली इंडिया विल बी सेंडिंग इट्स ओन एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस। अब देखो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स बहुत बार स्पेस में गए हैं। यू माइट हैव नोन अबाउट राकेश शर्मा या कल्पना चावला, चावला नहीं है, कल्पना जो एस्ट्रोनॉट थे, आई एम फॉरगेटिंग द लास्ट नेम। सो ऐसे बहुत सारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडियन ओरिजिन के हों या इंडियन सिटीजनशिप के हों, जो ऑलरेडी स्पेस में गए हैं। बट कभी भी कोई भी इंडियन एस्ट्रोनॉट इंडियन स्पेसशिप में स्पेस में नहीं गया है। सो वही अचीव करने के लिए ये गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन आप कह सकते हैं लॉन्च किया गया है। गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च किया गया है, राइट। सो लेटेस्ट न्यूज़ यही है। इसमें 4 जो इंडिविजुअल्स है दे हैव बिन सिलेक्टेड। छोटे एग्जाम्स में इनका नाम पूछा जा सकता है बट PCS या UPSC लेवल एग्जामिनेशन में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस पे क्वेश्चन आना चाहिए। स्टिल आप नाम याद रखिए, प्रशांत, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड शुभांशु शुक्ला, राइट। कुछ भी इसका निमोनिक बना लीजिए इफ़ यू वांट टू, पास या सप जिमें भी याद होता है पंजाबी या हिंदी में आप याद कर सकते हैं, राइट। सो ये 4 इंडिविजुअल्स को अभी प्रोस्पेक्टिवली चूज किया गया है,
ठीक है। सो ये गगनयान मिशन के बारे में कुछ और डिटेल्स कर लेते हैं जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हमारी स्पेस में फ्लाइट जाएगी तो सही, बट वो कहाँ तक जाएगी अगर हाइट वाइज देखे तो, जो अगर आपने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ी है तो लो अर्थ ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो ये जो हमारी फ्लाइट है ये लो अर्थ ऑर्बिट तक ही जाएगी अभी के लिए। 5 से 7 दिन इनका टारगेट है कि उस लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहना है विद दी एस्ट्रोनॉट्स इन इट। दैट इज द टारगेट फॉर दिस मिशन फॉर नाउ। ठीक है। सो इसीलिए 2018 में ये अनाउंस किया गया था, अप्रूव कर दिया गया था। 10,000 करोड़ की फंडिंग इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव और एलोकेट कर दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। फंडिंग वगैरह के नंबर याद रखो, प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। वो 10,000 की जगह 1,000 लिख देंगे एंड यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, यूपीएससी ने ये बहुत बार किया है। यू कैन सी द सेम ट्रेंड इन अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है। अब इसके अंडर मल्टीपल फ्लाइट्स होंगी, 3 फ्लाइट्स सेंड की जाएंगी, राइट। 2 उनमें से अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगी, 1 में हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठ के जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। 3 टोटल, 1 में हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, बाकी 2 अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट्स जाएंगी, रेकी वगैरह करने के लिए कह सकते हैं आप, राइट। 2 मॉड्यूल होंगे इसके, क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल। यानी कि एक मॉड्यूल में हमारा क्रू यानी कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे और दूसरे सर्विस मॉड्यूल में साथ के जो प्रोपेलेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं दे विल बी देयर। ठीक है, 2 लिक्विड प्रोपेलेंट्स विल बी यूज्ड। अब इसको लॉन्च कैसे किया जाएगा? जो हमारा सबसे पावरफुल GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल है उसके थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा। इसको LVM-3 लॉन्च व्हीकल भी हम कहते हैं। क्रायोजेनिक स्टेज के साथ ये एम्पावर्ड है। हमने क्रायोजेनिक्स के बारे में भी लास्ट टू लास्ट क्लास में आई थिंक स्टडी किया था, उसी सीरीज में दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। और इन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही है कि कैसे सर्वाइव करना है उस कंडीशंस में। बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं, पानी, हवा, ग्रेविटी ना होना, इस कंडीशन में रहना, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना, बहुत उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। ऐसे ही नहीं आप 5 दिन के लिए भी जा सकते। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है टू स्टे देयर। तो इसके लिए हमारी ट्रेनिंग में हेल्प कर रहा है रशिया। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर में भी आप यूज़ कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड टाइज दैट वी हैव। स्पेस के एरिया में भी हम आज भी कोलैबोरेट कर रहे हैं एंड गगनयान मिशन इज़ द लेटेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से इस पूरे डाटा को आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट, 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, प्रीलिम्स में मेंस में दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहला थोड़ा मैं बेसिक्स बता दूं, जीन्स क्या होता है, जीनोम्स क्या होता है। देखिए, हमारी पूरी बॉडी जीन्स से ही बनी हुई है। आप हैं, आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आपके बाल स्ट्रेट हैं, कर्ली हैं, या जितने भी फीचर्स आप डिपिक्ट करते हैं, आप गुस्से वाले हैं, आप शांत स्वभाव के हैं, ऑल ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग डिसाइडेड बाय योर जीन्स, योर DNA में आपके जीन्स होते हैं जो आपकी पूरी कोडिंग लिखते हैं, राइट, दैट इज योर जीन। अब इस पूरी बॉडी में जितने भी जीन्स का मेकअप है उसे हम एक ह्यूमन का जीनोम कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में आपका पूरा जेनेटिक मेकअप मेक्स द जीनोम ऑफ यू एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, अब इसकी पूरी स्टडी को, आपके पूरे जीन्स के मेकअप को स्टडी करना जीनोमिक्स कहलाता है, राइट। और अगर आपके जीन्स को, पूरे जीनोम को स्टडी किया जाए, एनालाइज किया जाए, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको पूरे तरीके से असेस किया जाए, उसे जीनोम सीक्वेंसिंग हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। ठीक है, लेमैन की तरह आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स आप साइंस की क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे, राइट। एक बार बेसिक समझ आ जाए उसके लिए मैंने ये बताया है। सो इसको जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, राइट। सो पूरी ह्यूमैनिटी का जीनोम जेनेटिक मेकअप देखने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी का जीनोम स्टडी करने के लिए डाटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स का जीनोम का डाटा वहाँ पे लाया जाएगा। हर पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जीनोम डिज़ाइन, कुछ सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस वगैरह स्टडी करके उस डाटा को इंटरप्रेट करके यूटिलाइज किया जाएगा। बेसिकली ये इस प्रोजेक्ट का मोटिव है। इसी प्रोजेक्ट से इंस्पायर होके इंडिया ने 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट चलाया था, जिसके अंडर किया क्या जाएगा, 10,000 लोगों का जीनोम का डाटा इंडिया स्टोर करेगा,
राइट, मेरा हो, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे 10,000 लोगों का जो जीनोम का पूरा डाटा है उसको स्टोर करेंगे, जिसे बाद में स्टडी करके सॉल्यूशंस, मेडिकल सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए साइंटिफिक एरिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दैट इज व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज। और ये अब कंप्लीट कर लिया गया है, गवर्नमेंट ने 10,000 लोगों का जीनोम का डाटा कैप्चर कर लिया है। दैट इज व्हाट दिस न्यूज़ इज ऑल अबाउट। ठीक है, सो इस प्रोजेक्ट की थोड़ी फैक्चुअल डिटेल कर लेते हैं जिसपे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। राइट, सो ये डाटाबेस बनाने के लिए प्रोजेक्ट है, ये याद रखना है। इस सेंटेंस पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन सकती है, यहाँ डाटाबेस बनेगा। ठीक है, आपका मेरा जीनोम में कैसा है, वहाँ पे पर्सन वाइज, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, इस तरीके से आपका जीनोम का डाटा लिखा जाएगा। पूरा डाटाबेस 10,000 लोगों का ये बनाना है इसमें, जो बन चुका है। 2020 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जो 4 साल हो गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर विद कोलैबोरेशन विद इसरो, दोनों बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो हैं मिलके इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। राइट, अब ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस कौन है जो एक्चुअली ये रिसर्च या ये स्टडी या ये डाटा कलेक्ट करेंगे, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, 20+ इंस्टीट्यूशंस इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, जिसका लीड इंस्टीट्यूशन कौन है, आपका IISc बैंगलोर। ठीक है, IISc, आई होप आपने सुना होगा, बहुत ही प्रीमियर साइंस इंस्टीट्यूशन है पूरे इंडिया का। सो फर्स्टली दिस विल बी द लीड इंस्टीट्यूशन, और इसके साथ साथ 2 है। ठीक है, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, ये दोनों लीड इंस्टीट्यूशंस होंगे। इसके साथ और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके इस प्रोजेक्ट को अंजाम देंगे। राइट, इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सारा पैसा एलोकेट कर दिया गया है। 10,000 लोगों का जीनोम सीक्वेंस किया जाएगा इसको। राइट, एंड नाउ इस प्रोजेक्ट का यूज़ क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं आपका पूरा जेनेटिक मेकअप स्टडी कर लूँ, आई कैन नो कि आपके जीन्स में कहाँ प्रॉब्लम है, क्या फ्यूचर बीमारियां आपको हो सकती हैं, जेनेटिक बीमारियां या जेनेटिक म्यूटेशन से होने वाली बीमारियां, या आपके पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप की वजह से क्या बीमारियां हो सकती हैं। सो मतलब फ्यूचर मेडिकल सॉल्यूशंस या कस्टमाइज्ड मेडिकल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। आपकी कस्टमाइज्ड जीन थेरेपी की जा सकती है, मतलब डिफेक्टेड जीन को का इलाज करना, समथिंग लाइक दैट, जीन थेरेपी। राइट, सो मेडिकल सॉल्यूशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अगर आप एनिमल्स वगैरह का भी जीनोम सीक्वेंस कर पाए तो आप उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उनमें होने वाली डिसीजेस को कम कर सकते हैं, उनकी लॉन्जेविटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो मतलब आपने जीन्स को चेंज करना है, आप कैसे भी कोई भी इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते हो काइंड ऑफ। सो उसी पर्पस से ये प्रोजेक्ट थोड़ा बनाया गया है। राइट, दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें बहुत तरीके से फ़ायदा करने वाला है। इंडियन पॉपुलेशन की जेनेटिक वेरिएंट्स को जानना, इंडियन पॉपुलेशन की जीन की डाइवर्सिटी को जानना, मेडिकल सॉल्यूशन, कस्टमाइज्ड ड्रग्स एंड थेरेपीज़ प्रोवाइड करना, डायग्नोस्टिक मेथड्स स्पेसिफिक टू अ जीन, जेनेटिक मेकअप पर्टिकुलर जीनोम के लिए डिज़ाइन करना, जीन थेरेपी, प्रिसीजन हेल्थ केयर, रेयर डिसीजेस जो होने की पॉसिबिलिटी है, इन सब चीज़ों को स्टडी करके इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जा सकते हैं थ्रू जीनोम सीक्वेंसिंग, और उसी के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो दैट इज़ द बेसिक डिटेल। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली PCS ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे लेटेस्ट एरियाज़ में क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं वो। राइट, सो ये सारा आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यू विल गेट टू नो, डेफिनेशंस वगैरह याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पंजाब CM भगवंत मान फ्लैग्स ऑफ 410 व्हीकल्स फॉर रोड सेफ्टी बूस्टिंग पुलिसिंग इन पंजाब। ठीक है, सो पंजाब में देखिए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए या अदर इंसिडेंसेस को कंट्रोल करने के लिए पंजाब के CM ने सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई है, यानी कि रोड प्रोटेक्शन फोर्स, समथिंग लाइक दैट। सो मतलब आते जाते कोई क्राइम्स वगैरह ना हो। स्पेशली विमेन के लिए महिला मित्राज भी क्रिएट किए गए हैं। 19 व्हीकल्स डेडिकेटेडली विमेन फोर्स को दिए जाएंगे ताकि विमेन सेफ्टी, विमेन के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, सो ये क्राइम वगैरह से रिलेटेड इनिशिएटिव है, आप याद रखिए, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं या मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। हर साल 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे बनाते हैं। क्यों बनाया जाता है?
टू सेलिब्रेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है, अब रमन इफेक्ट क्या है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी पीसीएस कहीं भी आ सकता है। सो इंडिया के साइंटिस्ट खुद जो सीवी रमन है, इन्होंने 1928 में ये रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये फर्स्ट एशियन थे, ऐसे फर्स्ट एशियन इंडिविजुअल थे जिनको साइंसेस के फील्ड में नोबेल प्राइज मिलेगा। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये, आप समझ लीजिए, राइट। सो इनकी रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की वजह से इस दिन को इनको कमेमोरेट करते हुए 28 फेब को इंडिया में नेशनल साइंस डे डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स को इनसे इंस्पिरेशन मिले, अवेयरनेस बढ़े साइंस के फील्ड के बारे में, और लोग जो है साइंस की फील्ड में इन्वॉल्व हों, राइट। सो दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे ईच ईयर। इस साल का थीम याद रखना है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, यानी कि इंडिया में हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज क्रिएट करनी है जो इंडिया की डेवलपमेंट ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिए, थीम पे क्वेश्चन आते हैं, राइट। रमन इफेक्ट होता क्या है? इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने ही हमें समझाया था, राइट। सो दैट इज इट। सो इसी वजह से ये हम साइंस के नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, साइंस को इंडिया प्रमोट तो करना चाहता है, बट बहुत सारे इश्यूज है। सबसे प्रोमिनेंट इशू क्या है इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में? लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लैक ऑफ क्वालिटी साइंटिस्ट रिसर्चर्स, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा होना, इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है साइंस को आगे बढ़ाने के लिए, और इंडिया में लैकिंग है वो। अगर इंडिया में आप R&D की स्पेंडिंग देखें, सिर्फ 0.6 to 0.8% हम अपनी GDP का स्पेंड करते हैं इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वहाँ से ही नई चीज़ें क्रिएट होंगी, नई टेक्नोलॉजीज क्रिएट होगी, नई नॉलेज क्रिएट होगी, और वहीं हमारे पैसा नहीं है। जबकि अगर आप यूएस की बात करें, ऑलमोस्ट 2% अपनी जीडीपी का वो स्पेंड करते हैं। यूके की बात करें, वो भी 2% ऑफ देयर जीडीपी दे आर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इटसेल्फ। न्यू टेक्नोलॉजीज तभी बनती हैं जब आप रिसर्च करते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, क्वालिटी इंसान चाहिए, लैब्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। इंडिया में वो बहुत लैकिंग रहता है। इसीलिए आप देखिए, मोस्ट ऑफ द इंडियंस हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन परसुइंग रिसर्च, दे मूव टू फॉरेन नेशंस, क्योंकि यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। ऑल्दो रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, दे आर इक्विपिंग दी लैब्स, दे आर प्रोवाइडिंग फंडिंग, बहुत जगह पे फेलोशिप्स एंड बहुत सारी सपोर्ट मिल रही है, बट स्टिल इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, ये फंडिंग इंक्रीज करना, क्वालिटी ऑफ रिसर्च इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसे लिख के रखिए, साइंस पे ऐसे या क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नमेंट क्लियर्स 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1.2 लाख करोड़, 26 लाख करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर्स का पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके GS3 में या GS4 इकोनॉमी या साइंस के एरिया में इस पे क्वेश्चन आना हाईली लाइकली है। पिछले 1 साल में ये टॉपिक मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो चुका है। मैं ऑलरेडी इसको डिटेल में कवर कर चुकी हूँ अक्टूबर कंपाइलेशन में। जिनके पास अक्टूबर कंपाइलेशन है, बहुत सारे बच्चे हैं, वो तो उसी कंपाइलेशन में इसको डिटेल पढ़ लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर एरिया जहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ये अनाउंस्ड थे लास्ट ईयर, सितंबर अक्टूबर में ही अनाउंस हो चुके हैं। टाटा जो हमारी कंपनी है वो साउथ कोरियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनी माइक्रोन, ये सब मिलके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर कर चुके हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, मेजरली गुजरात के एरिया में जो होंगी। उसी का अब ये कैरी फॉरवर्ड प्लान है, आप कह सकते हैं। ये डेक्लेरेशंस लास्ट ईयर हो चुकी हैं। सो ये इनिशिएटिव को अब एक्चुअल शेप मिल रही है। इसके लिए फंडिंग जो है वो अप्रूव हो गई है। 3 सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप किए जाएंगे, 2 इसमें से गुजरात में सेटअप होंगे, 1 असम में सेटअप होगा, राइट। सो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। किस लिए? देखिए, जहाँ जहाँ प्लांट सेटअप होंगे वहाँ वहाँ डेवलपमेंट बढ़ेगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, हर तरीके की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी आपको, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, हर तरीके की जॉब्स यहाँ क्रिएट होंगी, हज़ारों जॉब्स इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल क्रिएट। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया के लिए ये इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वी विल बी क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स। इंडिया विल बी द नेक्स्ट हब ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अभी के लिए पूरी दुनिया चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी कम करेंगे, जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी है इस स्टेप का, राइट? इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन बहुत हाईली लाइकली है। इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस हो, हर पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो डिटेल करके रखिए, दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल सेज। चाइना न्यूक आर्सेनल, देखिए चाइना की न्यूक्लियर वेपन्स पे एक रिपोर्ट आई है, न्यूक्लियर नोटबुक करके एक रिपोर्ट है, ये बता रही है कि चाइना का जो न्यूक्लियर बिल्डअप है या न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह जो है इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी हैं। इनके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स चाइना के पास ऑलरेडी हैं रफली, ठीक है? और फ्यूचर में ये और बढ़ाने वाले हैं और लीथल और डेंजरस न्यूक्लियर आर्सेनल चाइना तैयार कर रहा है, राइट? सो ये पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए, यूएस के लिए एक कंसर्निंग सिचुएशन है, कंसर्निंग भी है और हमें प्रिपेयर रहना चाहिए इस चीज़ के लिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो ये रिपोर्ट दर्शाती है, राइट? साइड में आप लिख के रख सकते हैं ये फाइंडिंग इस रिपोर्ट के साथ, कहीं भी आप आंसर या ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया यूएस साइन मेमोरेंडम ऑन लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग। इंडिया यूएस देखिए कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेते रहते हैं। इन्होंने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट था कि पीपल टू पीपल टाइज को इम्प्रूव करना है, लोगों की लाइफ को दोनों कंट्रीज़ में इम्प्रूव करना है। तो जितने भी क्राइम्स होते हैं, ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, क्रिमिनल एक्टिविटी, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़, उसको कंट्रोल करने के लिए अब इन्होंने पैक्ट साइन किया है, राइट? दोनों साइड के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी इन सब एरियाज़ में कैसे हैंडल करना है, इन सब एरियाज़ को कॉम्बैट कैसे करना है। सो उसके लिए ये अब पैक्ट या अग्रीमेंट साइन या MOU अभी तक साइन किया गया है, ठीक है? ये इंडिया यूएस रिलेशंस में आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट दिस लाइन दैट MOU ऑन लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग हैज़ बीन साइंड। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कैसे लॉज को इन्फोर्स करना, जैसे कि क्रिमिनल लॉज, ड्रग ट्रैफिकिंग के एरिया में, एक्सट्रीमिज्म के एरिया में, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में सिक्योरिटी, है ना, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है उसकी सिक्योरिटी रखने के लिए। सो वैसे लॉज को इन्फोर्स कैसे करना है अच्छे तरीके से ऑन ग्राउंड, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी हमारे ऑफिसर्स को। मेनली पुलिस फोर्सेस को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा, राइट? एडमिनिस्ट्रेटिव को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देन नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, 7.9% ग्रोथ इन लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया, राइट? मैंने लास्ट टाइम भी आपको स्नो लेपर्ड कराया था, तब पूरी डिटेल कराई थी एंड आई टोल्ड यू स्पीशीज बेस्ड डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स मेंस में आ सकती हैं। अब ये लेटेस्ट रिपोर्ट हमें लेपर्ड पे आई है, वो स्नो लेपर्ड किया था, ये नॉर्मल लेपर्ड है, ठीक है? वो हिमालयाज में पाए जाते हैं, ये नॉर्मल सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, राइट? सो इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन हाईली बन सकता है, तो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग देख लीजिए। सबसे पहले ये रिपोर्ट प्रेजेंट किसने की है? यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो ये रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है? सो देखिए, सेंट्रल इंडिया में 9.2% ग्रोथ देखी गई है लेपर्ड पॉपुलेशन में। सेंट्रल इंडिया समझते हैं आई होप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जो एरियाज है सेंट्रल इंडिया में आते हैं, यहाँ ये पॉपुलेशन लेपर्ड की ज़्यादा है और यहाँ ग्रोथ भी देखी गई है, ठीक है? इस रिपोर्ट का नाम लेपर्ड स्टेटस रिपोर्ट है, नाम बताना मैं भूल गई, लेपर्ड स्टेटस रिपोर्ट कहते हैं इसको, ये 2022 के असेसमेंट रिपोर्ट है, राइट? सो जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, अगर आप 2018 से 2022 की कंपेयर करें, सो 8071 से इंक्रीज होके 8820 तक ये पहुंच चुकी है, ठीक है? सो इस सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, एज वी सेड 9.2% का इंक्रीज ओवरऑल सेंट्रल इंडिया में देखा गया है। अगर आपने स्टेट वाइज देखना हो कि लेपर्ड पॉपुलेशन कैसी है, सो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन है। इसी फैक्ट पे क्वेश्चन बनेगा, अरेंज दीज साइट्स अकॉर्डिंग टू द लेपर्ड पॉपुलेशन, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, या विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन, सो वो मध्य प्रदेश है, ठीक है? मध्य प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र,
एग्जैक्ट नंबर चाहे आप याद ना करें, बट ये सीक्वेंस याद करना बहुत जरूरी है। देन कर्नाटका, देन तमिलनाडु, ये 4 का सीक्वेंस याद रखिए। लेटेस्ट लेपर्ड टाइगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिस इज द सीक्वेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, लेपर्ड पॉपुलेशन इन दी सेंट्रल इंडियन स्टेट्स। ठीक है, अगर आपने टाइगर रिजर्व वाइज देखना हो कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा लेपर्ड आपको मिलेंगे, तो वो अलग सीक्वेंस है। ठीक है, सो हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन इज इन आंध्र प्रदेश के नागार्जुना सागर, श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है वहां आपको मिलता है। सो आंध्र प्रदेश का नागार्जुना सागर टाइगर रिजर्व में सबसे हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन आपको मिलेगी, ये याद रखना है। इसके बाद पन्ना, बता सकते हैं कहाँ पे है, लिखा ही हुआ है वैसे तो, पन्ना और सतपुरा जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ आपको लेपर्ड की पॉपुलेशन बहुत दिखेगी। सो स्टेट वाइज अलग है, और अगर आप टाइगर रिजर्व वाइज देखें तो आंध्र प्रदेश पहले आता है, मध्य प्रदेश उसके बाद। ठीक है, ये सीक्वेंस सेकेंडली याद रखना है। फर्स्ट ये याद रखिए, सेकेंड ये। अब थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, शिवालिक हिल्स और गंजेटिक प्लेन्स में इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया है। डिक्लाइन कहाँ पे आया है, शिवालिक हिल्स एंड गंजेटिक प्लेन्स में। ठीक है, डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्नो दीज नॉर्मल लेपर्ड्स 1253 से कम होके ये 1109 तक अब पहुंच गया है। ठीक है, तो इन 3 फैक्ट्स पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। ओवरऑल आप ये ऑब्जर्वेशन की इसकी पॉपुलेशन 9.2% बड़ी है सेंट्रल इंडिया में, उसे अपने आंसर्स वगैरह में यूज कर सकते हैं अगर ह्यूमन और ये एनिमल स्पीशीज वगैरह पे कोई क्वेश्चन आए। ठीक है, नेक्स्ट आइटम करते हैं, क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शंस। ठीक है, सो क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शंस, इट इज सस्पेक्टेड कि हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेस एमएलएज को डिस्क्वालीफाई किया गया है बिकॉज दे क्रॉस वोटेड इन द राज्यसभा इलेक्शंस। अब इस इशू को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि राज्यसभा के इलेक्शंस होते कैसे हैं, क्रॉस वोटिंग को किसे कहते हैं, और क्या इस बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है या नहीं। राइट, सो पहले देखिए आर्टिकल 80 के अंडर राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी कि आप और मैं एमएलएज इलेक्ट करते हैं, हमारे इलेक्टेड एमएलए स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स हैं दे वोट एंड इलेक्ट एमपीज टू राज्यसभा। राइट, अब देखिए इस पूरे प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में ये प्रोविजन है कि ये सारा प्रोसेस ओपन बैलेट के थ्रू होगा, यानी कि हर पार्टी मेंबर को अपने पार्टी के एक डेजिग्नेटेड कैंडिडेट को अपनी वोट दिखानी पड़ेगी कि वो किसको वोट डाल रहे हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए कई बार क्या होता है कि लेट्स से एक एमएलए है, वो एक पार्टी को बिलोंग करता है, दिस एमएलए वोट्स फॉर अ कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू अनदर पार्टी। सो एक कांग्रेस का एमएलए है, ही इज वोटिंग फॉर अ कैंडिडेट ऑफ बीजेपी पार्टी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस का एमएलए वोटिंग फॉर बीजेपी का कैंडिडेट, दिस इज व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। राइट, सो अब क्या इसके बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। सो अगर आप 10th शेड्यूल पढ़े, उसमें लिखा है कि अगर आप पार्टी इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट वोट करते हैं तो डेफिनेटली आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं डिफेक्शन के ग्राउंड पे। बट सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग को हम डिफेक्शन के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। हर एमएलए को फ्री राइट है, वो किसी को भी वोट करके राज्यसभा में भेज सकते हैं, तो डिफेक्शन के बेसिस पे उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दिस न्यूज सेज। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, यही डिटेल्स इसमें दी गई हैं। आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, इलेक्शंस होते हैं इनडायरेक्ट वे में, राज्यसभा में इलेक्शन तभी होता है वैसे अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वैकेंसी से ज़्यादा हो। अगर वैकेंसीज ही 4 हैं और कैंडिडेट भी 4 ही खड़े हैं तो उनको पोस्ट दे देंगे, बट अगर कैंडिडेट 5 है तो वोटिंग होती है। वोटिंग ओपन बैलेट से होगी, जिससे सबको वो दिखाएंगे अपना वोट। ठीक है, तो पता चल जाता है ना कि कांग्रेस का बंदा किसको वोट कर रहा है, तो इसीलिए क्रॉस वोटिंग का इशू सामने आता है। बट जैसे मैंने कहा
इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि इसको क्रॉस वोटिंग नहीं कंसिडर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था कि ओपन बैलेट का सिस्टम बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, हम सीक्रेसी क्लाउडीनेस नहीं क्रिएट करना चाहते। बट ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ एमएलए, एक इलेक्टेड एमएलए को पूरा राइट है कि वो किसको वोट करना चाहते हैं। दे कैन अपॉइंट, दे कैन कास्ट देयर वोट टू एनी कैंडिडेट। ये ज़रूरी नहीं है उसको फोर्स किया जाए किसी अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट करना, राइट। सो ये अलाउड है। सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, बट उनको डिफेक्शन के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्स 75,000 करोड़ फ्री इलेक्ट्रिसिटी सोलर स्कीम। बहुत बार ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब इसकी कुछ डिटेल्स आई हैं जिस पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो डिटेल्स मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। सो मैंने आपको पहले भी बताया था, सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन, घरों में सोलर एनर्जी यूज हो उसके लिए ये स्कीम बनाई गई है। अभी के लिए देखो कमर्शियल लेवल पे तो सोलर बहुत इंडिया में अप्लाई हो रहा है, बट आपके मेरे घर में सोलर कहीं है नहीं। सो वही हाउस होल्ड सेक्टर में सोलर को पुश करने के लिए ये स्कीम एक्चुअली बनाई गई है। सो ओवरऑल इसके लिए 75,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। स्कीम का नाम क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी कि सोलर से आप एनर्जी जनरेट कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए, मुफ्त बिजली होगी वो, इस तरीके से, ठीक है। सो अब गवर्नमेंट कैसे आपको हेल्प करेगी? लेट्स से आप सोलर अपने सिस्टम जो है रूफटॉप सोलर सिस्टम आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की साइड से सब्सिडी मिलेगी। ऑलरेडी सब्सिडी मिलती है, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। अगर आप 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगाते हैं सोलर रूफटॉप का, लेट्स से आप 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट 60% सब्सिडी देगी, ठीक है। लेट्स से कि 1000 रुपया कॉस्ट है, तो 600 रुपया कॉस्ट गवर्नमेंट बियर करेगी, 400 आपको बियर करने पड़ेगी। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, कॉस्ट अलग है, ठीक है। बट अगर आपका 2 किलोवाट से बड़ा सिस्टम है, यानी कि आप 2 से 3 किलोवाट का बीच का सिस्टम लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट 40% सब्सिडी देगी, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि आप बड़ा घर हैं, बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं, तो आप ज़्यादा कॉस्ट बियर कर सकते हैं। समथिंग लाइक दैट कॉन्सेप्ट हैज़ बीन मेड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्रेजेंटली 1 किलोवाट का सिस्टम बनाने के लिए 30,000 रुपया लगता है। 1 किलोवाट का अगर आपने रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल करना है तो 30,000 रुपया लगता है, 2 किलोवाट का करना है तो 60,000 लगता है, 3 किलोवाट का करना है तो 78,000 लगता है। ये नंबर्स क्यों दिया है गवर्नमेंट ने? क्योंकि गवर्नमेंट इसके हिसाब से आपकी सब्सिडी कैलकुलेट करेगी। आप तो जाके कह दो जी मेरा तो लाख रुपया लग गया, ठीक है, गवर्नमेंट थोड़ी ऐसे तो लुट जाएगा, कोई कह दे जी मेरा तो 3 लाख लग गया 2 किलोवाट का लगाते हुए ही। सो गवर्नमेंट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। उन्होंने अपनी कॉस्ट दे दी है कि हमारे अनुसार ऑन एवरेज इस कॉस्ट पे लग जाता है सिस्टम, सो इस हिसाब से सब्सिडी एलोकेट की जाएगी, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज़ ये 60-40% वाली लाइन याद रखो, इसी लाइन पे चेंज वेंज करके इसी पे क्वेश्चन पूछेंगे और अटकाएंगे आपको, राइट। इसके अलावा क्या प्रोविजन है? ये तो फर्स्ट हो गया फंडिंग। इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिए जाएंगे। अब अगर आप 2 किलोवाट से बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं, आपके ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है, कम ब्याज पे आपको लोन दिया जाएगा। जस्ट 7% की कॉस्ट पे आपको फ्री या लो इंटरेस्ट का आपको प्रोविजन मिलेगा, आप लोन ले सकते हो। नेक्स्ट, एक नेशनल पोर्टल बनाया जाएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं है कि किसी से भी जाके लगवा लो सोलर पैनल और आपको सब्सिडी मिलेगी। इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ी करप्शन वगैरह कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, ये एक लिस्ट ऑफ वेंडर्स दे देगी, अपना एक पोर्टल बनाएगी। उस पोर्टल पे जाके आपने उन वेंडर्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना है और उससे आप ये सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा सकते हैं, ठीक है। सो नेशनल पोर्टल बनाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है इसकी? मॉडल सोलर विलेज क्रिएट किया जाएगा, यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक विलेज को एक रूरल एरिया में पूरी अच्छे तरीके से इस सोलर के कॉन्सेप्ट से डेवलप किया जाएगा, ताकि बाकी जो आसपास के रूरल एरियाज है उसको देख के इंस्पायर हों, उसको देख के सीखें और उसको देख के रेप्लिकेट करें अपने एरिया में भी सेम सिस्टम, ठीक है। सो मॉडल सोलर विलेज, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल की तरह, एक इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल की तरह एक विलेज पे फोकस करके गवर्नमेंट क्रिएट करेगी,
ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अपने एरियाज में ये सिस्टम को पुश करने के लिए, राइट। सो ये फीचर्स याद रखो। लास्ट फीचर क्या है, सिक्स्थ फीचर, द स्कीम प्रोवाइड्स अ कंपोनेंट फॉर पेमेंट सिक्योरिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी। ठीक है, जो जो कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी की सर्विसिंग मेंटेनेंस वगैरह में काम करेगी उनको भी इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है, इनको मेंटेनेंस की तो रिक्वायरमेंट रहेगी ना हमेशा, तो उन कंपनीज को प्रमोट करने के लिए। सो इससे क्या आउटकम्स प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं इस स्कीम से, आप खुद ही सोच सकते हैं। क्लीन एयर सबसे पहले, लोगों का बिल, सबसे बिजली का बिल कम होगा। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में भी ये स्कीम डिक्लेयर करते हुए कहा था कि ऑलमोस्ट 15 to 18,000 रुपीज़ की सेविंग हाउस होल्ड्स में हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सोलर रूफ स्कीम अगर वो अपनाते हैं। ठीक है, सो क्लीन इन्वायरमेंट होगा, ग्रीन लिविंग होगी, जो हमारे इंटरनेशनल टारगेट्स हैं नेट ज़ीरो तक पहुंचने के, वो भी अचीव करने में ये मिशन हमें हेल्प करेगा, राइट। ठीक है, ये देखिए इतने 720 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप इस स्कीम को अपनाते हैं, राइट। और इससे जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है, आप स्टोर करके बेच भी सकते हैं सोलर पावर, उससे आप कमाई भी कर सकते हैं, नॉट जस्ट सेविंग्स बट यू कैन अर्न ऑल्सो इफ यू कैन सेल, राइट। सो इस तरीके के इसके बेनिफिट्स होंगे। 17 लाख डायरेक्ट जॉब्स इससे क्रिएट होंगी, राइट। फाइनल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इशू ₹100 टू मार्क लॉर्ड महावीरस निर्वाणा। सो जैन धर्म के 24th तीर्थंकरा जो थे लॉर्ड महावीरा, उनकी 2550 ईयर्स की एनिवर्सरी है, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ₹100 का कॉइन बनाएगी। ठीक है, सो इस कॉइन के कुछ फीचर्स है जो आपको याद रखने हैं, जिसपे प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये कॉइन सर्कुलर शेप में होगा, पहली बात। ठीक है, 44 mm की इसकी विड्थ रहेगी, राइट। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, कॉइन किस चीज़ का बना होगा, 50% सिल्वर का, 40% कॉपर, 5% निकल और जिंक होंगे इसमें। ठीक है, इसके फ्रंट फेस पे अशोकन पिलर बना होगा विद द स्लोगन सत्यमेव जयते उस पर लिखा रहेगा। इसकी बैक साइड पे अगर आप देखिए तो इसकी बैक साइड पे वाटर टेम्पल ऑफ नालंदा पवापुरी की इंस्क्रिप्शन होगी। दिस वॉज द टेम्पल जहाँ पे 24th तीर्थंकरा ने अपना निर्वाणा हासिल किया था, तो इसीलिए उस जगह की आप कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, इस कॉइन के सरकमफेरेंस पे, जो कॉइन का साइड वाला पार्ट जैसे आप समझ सकते हैं, वहां पे लिखा जाएगा 250th निर्वाणा कल्याणक, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश इंस्क्राइब किया जाएगा, राइट। इस कॉइन की ओवरऑल वैल्यू 100 रुपीज़ ही होगी। अगर आप किसी को देते हैं तो मतलब 100 रुपीज़ के इक्विवेलेंट उसको माना जाएगा, राइट। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। महावीरा के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आप बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे। महावीरा 24th तीर्थंकरा थे, जिन्हें हम लॉर्ड महावीरा भी कहते हैं या वर्धमान भी कहा जाता है इनको। ठीक है, 23rd तीर्थंकरा जो पार्श्वनाथ थे, उनके बाद ये पिक्चर में आए थे। इनकी माताजी का नाम था त्रिशला, इनके फादर का नाम सिद्धार्था था। बिहार के एक जगह पे इनका बर्थ हुआ था। 6th BC के अनुसार के अराउंड ये पूरी स्टोरी इनकी शुरू हुई थी, राइट। सो इन्होंने आप कह सकते हैं कि वर्ल्डली प्लेजर्स, वर्ल्डली इश्यूज से ये सब चीज़ें इन्होंने रिनाउंस कर दी थी और मेडिटेशन में बहुत साल रहे एंड अल्टीमेटली इन्होंने वो नॉलेज प्राप्त की जिसे हम कैवल्या भी कहते हैं, राइट। 12 साल इन्होंने वो ज्ञान, वो नॉलेज पाने में लगा दिए, राइट। सो यही सारी डिटेल्स आप याद रखिए। ये इनके 5 वाउज हैं जो जैना धर्म के होते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य एंड अपरिग्रह, राइट। सो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। ये सारी बेसिक डिटेल्स है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ी ही होंगी, बाकी हम बैच में कवर कराएंगे ही, राइट। यू कैन रीड इट, राइट। That is all for this discussion. If you have any doubt and query, as I told you, 8837604500 पे आप हमें WhatsApp करके अप्रोच कीजिए. We'll help you out there. In case of any other need, just message us on this number. That is all for today. Thank you so much for joining.